हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th के जो टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में बेटा बात की थी किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। उसमें रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमने बात की लाइफ साइकिल इन पैटर्न्स, जिसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे फंक्शंस कर रही है, कैसे क्रिएट हो रही है, वो उसकी मैंने अपने लेक्चर 1 में बात की बेटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 2 में किंगडम प्रोटिस्टा में ही, जिसमें आपको पता है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 3 प्रकार के आपने देखा है। एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट देखा है, दूसरा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट देखा है, और तीसरा प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट देखा है। तो अगर हम ये बात करें कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार का कोई पिगमेंट है और उस पिगमेंट के द्वारा वो अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करता है, वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स को आपने रखा है। इसमें जिम्नोडियम है, सिरेटियम है, गायनोकोलेक्स है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स बेटा इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, हम डायनोफ्लैजिलेट्स इसलिए कह रहे हैं चूंकि इसमें 2 प्रकार के फ्लैजला हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैजला लगा हुआ है, दूसरा ट्रांसवर्सली फ्लैजला इसमें सिचुएटेड है, इसीलिए इसको हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोल रहे हैं। तो मोस्टली अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स को देखें तो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं ये बेटा। ये मुख्य रूप से कैसे एनिमल है, मेनली मैराइन एनिमल्स हैं और वाटर के सरफेस पर ये पाए जाते हैं। तो जितने भी ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मैराइन एनिमल्स हैं, मैराइन वाटर पे या वाटर के सरफेस पर ये पाए जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स आप देख रहे हो, इसका मतलब है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। आपको पता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल प्लेट्स के रूप में होती है, और ये सेल प्लेट्स मेड अप ऑफ, ये सेल प्लेट्स किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये सेल प्लेट्स किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और आपको पता है कि सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स है। इसका मतलब है कि ये भी कैसे हैं, ये एक प्रकार के आप देख रहे हो कि सेल वॉल, जैसे प्लांट में आप देख रहे थे सेल वॉल सेल्यूलोज का बना था, वैसे इसमें भी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की ही बनी है। तो स्ट्रक्चर में पहला आता है सेल वॉल। सेकंड पार्ट है फ्लैजला। हमने बताया कि डायनोफ्लैजिलेट्स बेटा जितने भी होते हैं इनमें 2 प्रकार के फ्लैजला पाए जाते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडिनली जो फ्लैजला लगे होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैजला लगे होते हैं, और एक अदर जो फ्लैजला होते हैं वो ट्रांसवर्सली होते हैं। तो एक तो लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैजला अटैच होते हैं, दूसरे ट्रांसवर्सली फ्लैजला इसमें अटैच होते हैं। और आपको पता है कि फ्लैजला का क्या काम होता है, फ्लैजला लोकोमोशन का भी काम करता है, और फ्लैजला कैप्चरिंग ऑफ द फूड भी करता है, भोजन को पकड़ता भी है और लोकोमोशन भी करने का काम करता है। तो इसमें 2 प्रकार के फ्लैजला हमारे पाए जा रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में, एक तो लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। अब बेटा अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन, इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसका मतलब है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। और आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसका मतलब है कि हिस्टोन प्रोटीन जितने भी आप देख रहे हैं कि आपने देखा यूकैरियोट्स में बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन पाए गए थे, जैसे H1 था, H2A था, H2B था, H3 था, H4 है, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन है। और इस हिस्टोन प्रोटीन से जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के जो DNA है वो आपस में लिंक होते हैं।
इसीलिए जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डीएनए हमारा होता है वो कैसा होता है, लिंकर डीएनए होता है। तो इसमें बेटा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, चूंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं और किसी ना किसी प्रकार से पिगमेंट के द्वारा ही अपने फूड को ये प्रिपेयर करते हैं, तो जनरली अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें एक तो क्लोरोफिल ए होता है, दूसरा क्लोरोफिल सी होता है और जेंथोफिल होता है। इनमें क्लोरोफिल ए है मोस्टली, क्लोरोफिल सी है और जेंथोफिल है। इसका मतलब है कि ये जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल, इसकी प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, अपने फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो पिगमेंट्स के द्वारा ही अपने फूड को वो प्रिपेयर कर लेता है। जैसे प्लांट्स में आपने देखा है कि बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। मोस्टली प्लांट्स में कैसे पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल कोई एक नहीं होता, क्लोरोफिल बहुत सारे होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, जेंथोफिल, कैरोटीन, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो मोस्टली पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। अब अगर हम बेटा स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसमें जो स्टोर फूड होता है मुख्य रूप से वो कैसा होता है, स्टार्च होता है। आपने देखा है कि स्टार्च क्या है, ये प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। तो जैसे प्लांट्स में पिगमेंट होता है वो अपने फूड को प्रिपेयर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च में। इसी प्रकार डायनोफ्लैजेलेट्स भी पिगमेंट के द्वारा अपने फूड को बनाते हैं और इनका जो स्टोर फूड होता है वो स्टार्च होता है। तो आपको पता है कि स्टार्च भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स है। आपको पता है पॉलीसैकेराइड बहुत सारे होते हैं, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, जिसमें कि स्टार्च जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में है वो प्लांट में है। और ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन क्या है, वो रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल्स का। तो ये तो हम स्टोर फूड की बात कर रहे हैं जो स्टार्च के फॉर्म में इसमें लगा हुआ है। अब आप देखते हो जैसे कुछ विशेष रूप से हमारे पास जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, जैसे जिम्नोडियम है और गायनोकोलेक्स है, तो जिम्नोडियम और गायनोकोलेक्स में एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस के सिक्रीट होने से मैन में एक डिसीज काज होती है। और वो आपको डिसीज मालूम है, कौन सी डिसीज, पैरालिसिस। पैरालिसिस का जो इन्फेक्शन होता है वो इसी टॉक्सिक सब्सटेंस के सिक्रीशन के कारण होता है। और टॉक्सिक सब्सटेंस जब सिक्रीट हो जाते हैं तो उसके काजेस से आप देखोगे पैरालिसिस, ह्यूमन बीइंग्स में जो पैरालिसिस होती है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। तो जिम्नोडियम और गायनोकोलेक्स को अगर देखें तो इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है जिससे मैन में पैरालिसिस हो सकती है। तो ये तो हमने डायनोफ्लैजेलेट्स को बताया आपको कि डायनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मैराइन होते हैं जो वाटर के सरफेस पे पाए जाएंगे। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में हमने इतनी चीजें आपको बताई कि सेल वॉल कैसा होता है, फ्लैजला कैसा है, हिस्टोन प्रोटीन है कि नहीं है, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं और स्टोर फूड क्या है। इसके अलावा जो कुछ विशेष रूप से डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो सिक्रीशन कर रहे हैं टॉक्सिक का, और उसी के सब्सटेंस के काजेस से ह्यूमन बीइंग्स में पैरालिसिस हो सकती है। तो ये बेटा हमने बात की डायनोफ्लैजेलेट्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पहला आपने देखा डायनोफ्लैजेलेट्स, दूसरा है क्राइसोफाइट्स। आपको पता है कि क्राइसोफाइट्स एक ऐसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जिनमें मुख्य रूप से आप देख रहे हो कि डायटम्स और गोल्डन एल्गी को रखा गया है। गोल्डन एल्गी एक प्रकार का डेस्मिट्स होता है जिसको इंक्लूड किया गया है और मुख्य रूप से इसमें डायटम्स आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स को भी अगर हम देखें, ये भी मेनली कैसे हैं, मैराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल हैं। ये भी मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, वाटर के आसपास ये भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक तो आपने गोल्डन एल्गी को रखा है और डायटम्स को रखा है। तो गोल्डन एल्गी जो जिसको हम डेस्मिट्स बोल रहे हैं,
और डायटम्स, ये दोनों चीजें क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत रखी गई हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे हो क्राइसोफाइट्स, जैसे फाइजेरम, ये फाइजेरम आप देख रहे हो, ये क्राइसोफाइट्स है, और किस रूप में, ऐसे जैसे आप देख रहे हो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस प्रकार से ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपस में लगे हुए हैं। मोस्टली ये मैराइन वाटर में ही या वाटर के सरफेस पे ही पाए जाएंगे। अगर इसमें हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका अगर हम शेप देख रहे हैं तो शेप, बहुत सारा शेप है, जैसे बहुत सारे ये शेप में पाए जाते हैं। रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, बोट शेप्ड होता है, इलोंगेटेड होता है। ऐसे बहुत सारे शेप आपने देखा है कि रेक्टेंगुलर भी है, ट्रायंगुलर भी है, इलोंगेटेड भी है, बोट शेप्ड के भी ये होते हैं। तो इनका डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं जिसमें क्राइसोफाइट्स आते हैं। अब इसको अगर हम देखें सेल वॉल, आपको पता है कि सेल वॉल, इसकी भी जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इसका मतलब है ये सेल्यूलोज किसके द्वारा बनी है या किससे अटैच है। तो सेल्यूलोज तो एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसके साथ अटैच होती है सिलिका पार्टिकल। क्या लगा होता है? सिलिका पार्टिकल्स। तो सेल वॉल सेल्यूलोज की इसमें भी बनी हुई है, जो सिलिका पार्टिकल्स के रूप में ये अटैच है इसके साथ। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी मोस्टली जो पिगमेंट्स होता है बेटा, वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। इसमें भी पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल है, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, ये भी पिगमेंट्स के द्वारा अपने फूड को बना लेगा। और अगर हम इसमें स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसका स्टोर्ड फूड होता है ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन एंड फैट। फैट कैसा है? ऑयल के फॉर्म में होता है। तो ल्यूकोसिन कहें या क्राइसोलैमेरियन कहें, क्राइसोलैमेरियन भी बोलते हैं या ल्यूकोसिन भी बोलते हैं। इसके अलावा फैट, ये दोनों क्या है? स्टोर्ड फूड के रूप में इसमें क्राइसोफाइट्स में बेटा पाए जाते हैं। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो इसमें नहीं पाई जाती। इसमें मूवमेंट जो होता है वो एब्सेंट है, मूवमेंट की एबिलिटी इसमें नहीं होती। चूंकि इसलिए नहीं होती कि फ्लैजला आर एब्सेंट, इसमें क्या है? फ्लैजला नहीं पाए जाते, फ्लैजला आर एब्सेंट। तो फ्लैजला इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो नहीं होती। चूंकि आपको पता है कि फ्लैजला के द्वारा ही मूवमेंट होगा और फ्लैजला है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट इसमें नहीं होगा, लोकोमोशन नहीं होगा। ये बेसिकली जो हमारा वाटर का सरफेस है या मैराइन वाटर है उसी के आसपास ये फिक्स रहेगा, स्थिर रहता है। तो आप देख रहे हो कि क्राइसोफाइटा ये भी एक मैराइन वाटर में पाया जाने वाला है, जिसमें गोल्डन एल्गी और डायटम्स को आपने रखा है। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के शेप लगे होते हैं, साइज के ये होते हैं, शेप्स के होते हैं। सेल वॉल इसमें पाई जाती है सेल्यूलोज, लेकिन वो सिलिका पार्टिकल्स के साथ अटैच होती है। पिगमेंट्स इसमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल होता है। स्टोर्ड फूड के रूप में ल्यूकोसिन या फैट मुख्य रूप से लगे होते हैं। और मूवमेंट, इसमें मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो मूवमेंट बेटा नहीं होता, चूंकि इसमें जो फ्लैजला है वो फ्लैजला इसमें नहीं पाया जाता। जबकि आप डायनोफ्लैजलेट्स में देख रहे थे कि उसमें दो प्रकार के फ्लैजला थे, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला था, लॉन्गिट्यूडनली रूप से लगा था, और दूसरा जो अदर फ्लैजला था वो ट्रांसवर्सली लगा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फ्लैजला नहीं है, इसीलिए इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, तीसरा है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स एक ऐसा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जिसमें एक प्रमुख एनिमल्स को आपने रखा है जिसको हम कहते हैं यूग्लिना। और आपको पता है यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
युग्लिना एक ऐसी कनेक्टिंग लिंक है हमारी, एक ऐसी संयोजी कड़ी है जो प्लांट और एनिमल्स के बीच में आती है। इसका मतलब है कि उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और उसमें एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। तो अगर आप देख रहे हो यूग्लिनोइड्स में, तो यूग्लिनोइड्स वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। इसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, यूग्लिनोइड्स में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है। क्यों एबिलिटी है? क्योंकि इसमें पिगमेंट है। जैसे प्लांट्स में एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, उसी प्रकार इसमें भी यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। जैसे आपको पता है जनरली जो इसमें क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है। ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है। तो इसमें अगर हम देखें यूग्लिना में, तो सबसे पहले यूग्लिना की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है यूग्लिना में बेटा सेल वॉल अब्सेंट है। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है सेल वॉल। चूंकि आपको पता है कि ये एनिमल्स लाइक भी इसके अंदर कैरेक्टर है और एनिमल्स के समान जो कैरेक्टर है, तो आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसी प्रकार इसमें भी सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो न्यूट्रिशन है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स के समान न्यूट्रिशन हो रहा है, जैसे एनिमल्स न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसी प्रकार इसमें भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस पाई जा रही है। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिगमेंट हैं। और पिगमेंट इसीलिए है चूंकि ये अपने फूड को स्वयं बनाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, चूंकि एनिमल्स का भी कैरेक्टर है इसमें और प्लांट्स का भी कैरेक्टर विद्यमान है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में क्या है आप देख रहे हैं, जैसे इसमें स्ट्रक्चर में सेलुलर नेचर। अब सेलुलर नेचर की हम बात करें कि इसमें ये मोस्टली कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेलुलर। अब जो ए सेलुलर है स्ट्रक्चर इसका कैसा है? ए सेलुलर है। इसका मतलब सेल वॉल इसमें नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो अब सेल वॉल चूंकि है नहीं, ए सेलुलर है, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन की बनी है सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है लिपोप्रोटीन का मतलब ये है कि जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हो। इसका मतलब है दो प्रोटीन के बीच में अगर लिपिड की बाइलेयर होती है तो उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये क्या है? लिपोप्रोटीन की बनी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच मॉडल हम इसीलिए देते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सैंडविच मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, दो प्रोटीन के बीच में एक लिपिड है। तो यहां पर क्या है? लिपोप्रोटीन है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो लिपोप्रोटीन है ये कवर्ड होती है किससे? पेल्किल से। ये आपस में किससे कवर्ड होती है? पेल्किल से। लिपोप्रोटीन आगे चल के किससे कवर्ड है? पेल्किल से। इसका मतलब इसके चारों ओर जो आउटर लेयर है वो किसकी है? पेल्किल की बनी है। अगर हम ये देखें तो इसके चारों ओर की ये आउटर है, ये किसकी बनी है? पेल्किल। तो ये पेल्किल की बनी है, लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ही आगे चल के कवर्ड हो जाती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात बेटा करते हैं तो आपको पता है कि यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन करना है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है। इसका मतलब है जल की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन काम है।
अगर सेल में वाटर आ गया है तो वाटर को बाहर भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी ब्रस्ट कर सकती है। इसलिए जो जल की मात्रा है उसको नियंत्रित करना, उसको बैलेंस करना, वो इसी का काम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी इस यूग्लिना में पाया जा रहा है और आप ये देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगे हुए हैं। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो यूग्लिना में बेसिकली जो पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल है। ये इसका क्या है? पिगमेंट्स है। जबकि अगर हम इसका स्टोर्ड फूड देखें तो बेटा स्टोर्ड फूड के रूप में इसमें पैरामाइलम और फैट पाया जाता है। स्टोर्ड फूड के रूप में इसमें क्या होता है? इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है? पैरामाइलम, पैरामाइलम एंड फैट। ये पैरामाइलम या फैट क्या है? इसका स्टोर्ड फूड है। तो आप ये देख रहे हो कि यूग्लिनॉइड्स जिसमें एक फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, इसीलिए एबिलिटी है चूंकि ये एक कनेक्टिंग लिंक है जिसमें यूग्लिना को रखा गया है और इसमें एनिमल और प्लांट दोनों के ही कैरेक्टर हैं। इसलिए प्लांट का जो कैरेक्टर है वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, पिगमेंट है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो ये अपनी इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को बेटा ये प्रिपेयर कर लेता है, इसीलिए यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना को रखा गया है। अब ये तो अभी तक तो हमने बेटा बात की फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की, जिसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में आपने देखा। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जिसमें स्लाइम मोल्ड्स को आपने रखा है, और ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? एक फाल्स फंजाई हैं। ये फंजाई लाइक दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन ट्रू फंजाई नहीं होते, ये फाल्स फंजाई के रूप में होते हैं जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज फाल्स फंजाई, इसीलिए इसको हम स्लाइम मोल्ड कह रहे हैं। और आप देखिए कि इस प्रकार से ये एक जैसे फंजाई फंगस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिखाई तो पड़ता है लेकिन ट्रू फंजाई ये नहीं होता है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करें बेटा कि न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि डेड और डिकेइंग जितना भी प्लांट्स का ट्विग और लीव्स का पार्ट है ये उसको अपने फूड के रूप में लेता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो नेचर है, फीडिंग हैबिट है, वो सेप्रोफिटिक है। तो सेप्रोफिटिक का मतलब ये कि डेड और डिकेइंग जितना भी ट्विग पार्ट है या प्लांट्स का जो लीव्स पार्ट है वो अपने लिए ले रहा है। तो ये क्या है? एक तो प्लांट लीव्स एंड ट्विग पार्ट्स। और ये कैसे हैं? ये डेड और डिकेइंग है, डेड एंड डिकेइंग। तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स जितना भी लीव्स और ट्विग पार्ट है उसको ले रहा है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं? सेप्रोफिटिक कह रहे हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब ही होता है मृत जीवी, है ना, जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बैठता है और उससे अपना फूड लेता है, तो उसको हम सेप्रोफिटिक कहते हैं। आप अगर ट्रू फंगस में देखें, जितने भी फंगस होते हैं उनका भी मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक ही होता है। वो भी क्या करते हैं? डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बैठकर अपने फूड को लेते हैं। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो पिकल्स पे, जो वेजिटेबल्स पे, जो ब्रेड पर, जितनी भी चीजें हैं उस पे ऊपर बैठते हैं, उसको वो खराब करते हैं और उससे अपने फूड को लेते हैं। तो इसी प्रकार चूंकि ये फाल्स फंजाई है लेकिन इसमें भी सेप्रोफिटिक नेचर है, डेड और डिकेइंग ट्विग और लीव्स का पार्ट वो ले रहे हैं। अब आपको ये पता है कि इसमें बेटा एक फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, इस फ्रूटिंग बॉडीज को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम के रूप में फ्रूटिंग बॉडीज का एक निर्माण होता है जिसके वॉल से
हमारे स्पोर्स लगे होते हैं। तो स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, इसमें ट्रू वॉल से स्पोर्स लगे होंगे और वो जो फ्रूटिंग बॉडीज होगी जिसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं वो इसमें पाई जाएगी। तो अब इसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज जब डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, स्पोर्स फटते हैं तो वो स्पोर्स जब बाहर आते हैं तो एयर करंट में आ जाते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं और जहां भी ये स्पोर्स जाके गिरते हैं वहां से फिर से एक नया जो हमारा स्लाइम मोल्ड्स है वो जर्मिनेट कर जाता है। तो ये क्या है, ये क्राइसोफाइट्स हैं और ये मुख्य रूप से स्लाइम मोल्ड्स जिसको हमने कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट रखा है, इस कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट में ये हमारा जो स्लाइम मोल्ड है ये मुख्य रूप से आ रहा है। तो इसमें एक ये जो एनिमल है फाइजेरम, ये प्रमुख बेटा एनिमल है जिसमें आपने स्लाइम मोल्ड्स में रखा है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की। चूंकि प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट ये सबसे बड़े प्रोटिस्ट हैं, चूंकि इसमें 4 क्लासेस आती हैं प्रोटोजोआ के समान ये प्रोटिस्ट हैं, इसमें 4 क्लासेस आ रही हैं और आपको पता है कि वो 4 क्लासेस क्या हैं। एक तो जू फ्लैजिलेट्स हैं, एक सार्कोडीना है, एक सीलिएटा है और एक स्पोरोजोआ है। तो अगर हम देखें कि इसमें 4 क्लासेस इंक्लूड्स हैं, पहला होता है क्लास जू फ्लैजिलेट्स। अब ये जो जू फ्लैजिलेट्स है जिसमें आपने ट्रिपैनोसोमा को देखा है, ट्राइकोमोनास को देखा है, लिशमानिया को देखा है, जियार्डिया को देखा है, ऐसे एनिमल आते हैं और इसमें लंबा एक फ्लैजला पाया जाता है जिसमें जू फ्लैजिलेट्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक लंबा फ्लैजलम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है क्लास सार्कोडीना। बेटा सार्कोडीना को हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं, सार्कोडीना को हम राइजोपोडा भी कहते हैं। और सार्कोडीना या राइजोपोडा जिसमें मुख्य रूप से एक तो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ को रखा गया है जिसको अमीबा प्रोटियस के नाम से जानते हैं और दूसरा एक पैरासिटिक अमीबा को रखा गया है जिसको हम एंट अमीबा के नाम से जानते हैं। तीसरा क्लास होता है सीलिएटा। सीलिएटा में एक एनिमल आता है जिसमें सिलरी मूवमेंट पाया जाता है और उस एनिमल्स को हम बोलते हैं पैरामीशियम कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम एक स्लीपर एनिमेल्क्यूल कहलाता है। इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर शेप्ड होती है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमेल्क्यूल कहते हैं। तो इसको किस में रखा गया है, सीलिएटा में रखा गया है। चौथा क्लास आता है बेटा स्पोरोजोआ और स्पोरोजोआ में हम आपको बता दें एक तो प्लाज्मोडियम को आपने रखा है और दूसरा मोनोसिस्टिस को रखा है। तो ऐसे ये 4 क्लासेस हैं जो पाए जाते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के अंतर्गत। अब पहला अगर हम बात करें बेटा जू फ्लैजिलेट्स की, आपको पता है कि जू फ्लैजिलेट्स में हमने बताया कि एक जो प्रमुख एनिमल है इसका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। आपको पता है कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस अगर इस प्रकार से हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे और मिडिल में ये न्यूक्लियस पाया जाएगा इस प्रकार से और यहाँ पर ऐसे फ्लैजलम निकला होता है बेसल ग्रेन्यूल से। ये फ्लैजलम ऐसे बेसल ग्रेन्यूल से निकला होता है ऐसे और अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ये इसकी जो आउटर लेयर होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, पेल्किल की। इसकी आउटर लेयर पेल्किल की बनी होती है। ये होता है न्यूक्लियस। ये हमारा है फ्लैजला, अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस है ये मैन में एक डिसीज काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये मैन में एक डिसीज काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो होती है मैन में, इसी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस के कारण होती है। ये प्रोटोजोआ होता है लेकिन इसका एक मीडियम है, एक वेक्टर है और वो एक फ्लाई होती है। उस फ्लाई को हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। उस फ्लाई को बोलते हैं बेटा सीसी फ्लाई और सीसी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम है वो है ग्लोसिना पैल्पेलिस।
ग्लोसिना पैल्पेलिस, जिसको सीसी फ्लाई कह रहे हैं, ये मक्खी इस प्रोटोजोआ को लेकर आती है और स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कास्ट करती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिसीज के कारण ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। तो ये क्या है, जू फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है। इसमें बड़ा फ्लैजिलम पाया जाएगा जिसके द्वारा लोकोमोशन की भी प्रोसेस होती है और फूड को भी ये ग्रहण करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें ट्राइकोमोनास भी, इसमें भी फ्लैजिला, आपको पता है फ्लैजिलम पाया जा रहा है। इसके अलावा जियार्डिया है, इसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है। और एक लीशमानिया भी होती है जू फ्लैजिलेटा के अंतर्गत, जिससे एक मैन में डिसीज होती है लीशमानिया डोनोवानी, इसका पूरा नाम होता है लीशमानिया डोनोवानी। और इससे एक बीमारी होती है ब्लैक फीवर, जिसको बोलते हैं काला आजार रोग। तो काला आजार रोग जो होता है, ब्लैक फीवर होता है, जो लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा बेटा फैलता है। तो लीशमानिया डोनोवानी भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो ये सभी प्रोटोजोआ किसमें आते हैं, जू फ्लैजिलेट्स के अंतर्गत हैं। इसके चारों तरफ पेल्किल की वाल पाई जाती है, फ्लैजिलम निकला होता है, अंदर की ओर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये जू फ्लैजिलेट्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में सार्कोडीना। हमने बताया कि सार्कोडीना को हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको बेटा क्या बोलते हैं, राइजोपोडा। कभी कभी ऐसे बहुत सारे कंपटीशंस हैं, नीट है या कोई आप एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सार्कोडीना ना पूछ के वो राइजोपोडा लिख दिया जाता है। तो राइजोपोडा या सार्कोडीना एक ही क्लास है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के अमीबा आपने रखा है। एक फ्री लिविंग अमीबा रखा है जिसमें अमीबा वेरुकोसा, अमीबा प्रोटियस, ऐसे अमीबा को रखा है। और दूसरा होता है एक पैरासिटिक अमीबा जिसको हम एंट अमीबा कहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, और अमीबा का जब कोई शेप नहीं होता तो अमीबा इरेगुलर शेप है। और अगर आप देखें ये ऐसे अमीबा है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड है। ये दो भागों में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एक को आप कहते हो एक्टोप्लाज्म और एक को बोलते हैं, ये होता है एक्टोप्लाज्म। ये आउटर जो कवरिंग है, लेयर है एक्टोप्लाज्म। अंदर की ओर जो होता है वो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म। इसका मतलब है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो टू पार्ट्स में बटा है, बाहरी एक्टोप्लाज्म और आंतरिक एंडोप्लाज्म। और ये बेटा होता है न्यूक्लियस। ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो निकले हुए आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या इसको लोबोपोडिया भी कहते हैं, लोबोपोडिया। स्यूडोपोडिया कहें या लोबोपोडिया कहें, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। तो अमीबा में कोई शेप नहीं है। ये जो लोकोमोशन की क्रिया हो रही है ये स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रही है। और दो स्यूडोपोडिया आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो फूड को एंडोसाइटोसिस के द्वारा फूड को अंदर की ओर कैप्चर करते हैं और फूड वैक्यूल का निर्माण कर देते हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल अमीबा हमने बताया। एक होता है हमारा दूसरा एंट अमीबा। अब एंट अमीबा को अगर हम देखें, ये बेटा एंट अमीबा होता है और इसमें ब्लंट सीडोपोडिया पाए जाते हैं, गुंबद के आकार के नुकीले सीडोपोडिया होते हैं। तो एंट अमीबा को अगर हम देखें तो ये पैरासिटिक अमीबा है और एंट अमीबा की 3 स्पीसीज है। एंट अमीबा की 3 स्पीसीज हैं। एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एक है बेटा एंट अमीबा कोलाई। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलाई, ये क्या है, ये एंट अमीबा की स्पीसीज हैं। लेकिन जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये कैसा है, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है कि एक पोषदी अंतः परजीवी है, ये मैन के अंदर ही रहता है। आप बाहर से कोई वेजिटेबल्स या कोई ऐसे पेय पदार्थ ले लेते हैं जिसको ठीक से आप धुलते नहीं या भूलवश आप खा लेते हैं कोई भी बाहरी चीज, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लगा है
तो वो आपके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, और इंजेक्ट होने के बाद वो कहां पहुंचता है, वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और आपको बेटा पता है कि इंटेस्टाइन में दो वॉल होती हैं, एक म्यूकोसा होती है और एक सब म्यूकोसा होती है। एक म्यूकोसा होती है और एक सब म्यूकोसा होती है। ये इंटेस्टाइन की वॉल है। पहले ये म्यूकोसा को काटता है, फिर अंदर की ओर सब म्यूकोसा को काट देता है। तो ये दोनों वॉल को जब काट देगा एंट अमीबा हिस्टोलिट का आपकी इंटेस्टाइन में, तो अंदर की ओर जाके जब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को काटता है तो वहीं पर होती है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज को भी ये काट देता है, और वहां से क्या होता है, ब्लड का आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि रोगी जो भी ये पेशेंट है तो उसको दस्त होते हैं, और दस्त के साथ साथ ब्लड भी बाहर आता है, और उस बीमारी को हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री या खूनी पेचिस। तो अमीबॉइसिस भी इसको बोलते हैं, या अमीबिक डिसेंट्री या खूनी पेचिस भी हम कह सकते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का कैसा है, एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। दूसरा होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, और एंट अमीबा जिंजीवेलिस एक ऐसा पैरासिटिक अमीबा है जो मुख्य रूप से दांतों की जड़ों में पाया जाता है, और मैन में पायरिया रोग को उत्पन्न करता है। तो पायरिया डिसीज अगर होती है तो इसी के कारण होती है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तीसरी जो एंट अमीबा कोलाई है वो हम लोग के इंटेस्टाइन में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती। बाहर से कोई बैक्टीरिया आते हैं कोलन में तो उसको वो डिके कर देती है, उसको मार देती है, तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी 3 स्पीसीज मैंने बताया, और आप ये देख रहे हो कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का दिखाया गया है ये एडल्ट ट्रोफोजॉइट है। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वो ट्रोफोजॉइट होती है। ये ट्रोफोजॉइट की पूरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें बाहरी आपको पता है कि पेल्किल है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल लगा हुआ है, और अंदर की ओर जो भी हमारे ब्लड कैपिलरीज वगैरह हैं वो सब इसमें अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि एक तो सार्कोडीना या राइजोपोडा में एक सिंपल अमीबा की हमने बात की, और एक ये पैरासिटिक अमीबा है जिसको हम एंट अमीबा कह रहे हैं। अब बेटा अगला हम बात करें सीलिएटा। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में ये तीसरा है सीलिएटा। आपको पता है सीलिएटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा एनिमल है जिनमें सीलरी मूवमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलरी मूवमेंट। और आपको पता है इसी सीलरी मूवमेंट के कारण इसको हम सीलिएटा में हमने रखा है, क्लास सीलिएटा में इसको रखा गया है। इसमें एक एनिमल है जिसको बोलते हैं पैरामीशियम कार्डेटम, और पैरामीशियम कार्डेटम को अगर हम देखें तो ये एक स्लीपर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हो कि 2 प्रकार के न्यूक्लियस हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। तो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस ये 2 प्रकार के न्यूक्लियस इसमें पाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका जो मेन वर्क होता है आस्मो रेगुलेशन करना होता है। इसका मतलब है जल की मात्रा का जो नियंत्रण है वो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होगा। अगर आप पैरामीशियम के आउटर स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसमें पेल्किल का आवरण पाया जा रहा है, और जो पेल्किल है चूंकि इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, उसके चारों तरफ क्या है, पेल्किल लगी हुई है, और किनारे से जो हेरी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो क्या है, सीलिया है। इसका मतलब है कि सीलिया के द्वारा इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, जो लोकोमोशन हो रहा है, इसीलिए हम बेटा बोल रहे हैं कि इसमें सीलरी मूवमेंट पाया जाता है, और इसी सीलरी मूवमेंट के कारण वो लोकोमोशन करता है। अगर कोई फूड पार्टिकल उसको मिलता है तो उससे वो कैप्चर भी कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि सीलरी शेप्ड स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जा रहा है, माइक्रो और मैक्रो 2 प्रकार के इसमें न्यूक्लियस है। तो ये मैंने बात की आपसे कि क्लास सीलिएटा के अंतर्गत जो हमारा सीलरी मूवमेंट जिसमें पाया जाता है, जिसमें हमने पैरामीशियम कार्डेटम को रखा है। अब बेटा जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है उसमें लास्ट एक क्लास है स्पोरोजोआ। हमने आपको बताया कि स्पोरोजोआ में 2 ऐसे प्रोटिस्ट को रखा है आपने, एक तो प्लाज्मोडियम, दूसरा मोनोसिस्टिस। एक आपने रखा है प्लाज्मोडियम और एक रखा है मोनोसिस्टिस।
प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी होती है, बहुत सारी स्पीसीज है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इसके कारण मैन में एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं मलेरिया नामक रोग। आपको पता है जो मलेरिया फैलता है वो वाहक तो हमारी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, लेकिन जिस प्रोटोजोआ को लेकर आती है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके अलावा एक होता है मोनोसिस्टिस। तो अगर आप देखें कि प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस दोनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें भी चारों तरफ आप देखो तो पेल्किल का आवरण लगा हुआ है, और चूंकि ये यूकैरियोटिक है इसका मतलब है इसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। आप देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी बॉडीज भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, ये सभी कुछ पाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम मोनोसिस्टिस को देखें तो आप देखिए इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि अंदर की ओर न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ जो उसकी लेयर है वो पेल्किल की लेयर बनी हुई है। ये पेल्किल का आवरण पाया जा रहा है इसमें भी। तो आप ये देख रहे हो कि स्पोरोजोआ में हमारे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस आ रहे हैं। ये भी एक प्रोटिस्ट है, और प्रोटिस्ट इसीलिए चूंकि ये भी किसी ना किसी प्रकार से डिसीज कास्ट कर रहे हैं। ये मैन में डिसीज कास्ट होता है इसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया नामक रोग। तो स्पोरोजोआ में ये दो मेन एनिमल्स रखे गए हैं। तो आज बेटा हमने बात की कि ये जो आपका प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, यूग्रेनॉइड्स क्या होते हैं, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं, और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में जूफ्लैजिलेट्स, इसके अलावा सार्कोडीना या राइजोपोडा, सीलिएटा और स्पोरोजोआ। तो आज मैंने अपने ये लेक्चर 2 में बात बेटा किया है कि जितने भी हमारे प्रोटिस्ट हैं, चाहे वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो, चाहे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हो, और चाहे वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हो, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन सा पिगमेंट है, शेप कैसा है, हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कैसा है, वो सब के बारे में हमने आपको बेटा बताया। तो ये आपको हमने जो ये टॉपिक आज आपको समझाया है, आपको बेटा अच्छा लगा हो तो हमारे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई जो डाउट हो कमेंट्स भी आप भेजिए, जिससे हम अच्छे से अच्छे आपको लेक्चर बेटा प्रोवाइड करा सकें। ओके बेटा, थैंक्स।